सबको पता है कि अगर आपको मेंस एडवांस में अच्छा मार्क्स लाना है तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स बनाने चाहिए, लेकिन कितने साल के क्वेश्चंस बनाने चाहिए, अपने प्रिपरेशन के किस फेज में बनाने चाहिए और प्रीवियस ईयर पेपर्स बनाने का राइट अप्रोच क्या है। आज की इस वीडियो में इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे ताकि तुम प्रीवियस ईयर पेपर को अच्छे से कमांड कर सको और अपने एग्जाम में फोड़ सको। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे ये बताओ कि तुम्हारा सिलेबस अभी कितना % खत्म हो गया है एंड तुमको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किस चैप्टर में आ रहा है। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइस देखो, इस बात में कोई शक नहीं है कि अगर तुम स्ट्रैटेजिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो तो तुम्हारा जो परफॉर्मेंस है एक्चुअल एग्जाम में वो एक्सपोनेंशियली इंप्रूव होता जाएगा। तुमको ये अपने मॉक टेस्ट में भी दिख जाएगा अगर तुम अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होगे तो। बट प्रॉब्लम ये आती है ना कि लोगों को पता ही नहीं होता कि किस ऑर्डर में सॉल्व करना है, क्या तुमको चैप्टर वाइज करना है, क्या तुमको पूरा करना है एक साथ, क्या तुमको प्रिपरेशन के बीच में करना है या फिर जब पूरा सिलेबस खत्म हो जाए तब करना है। इन सारे डाउट्स को एक एक करके देखते हैं। पॉइंट नंबर 1 से मैं शुरू करता हूँ। पॉइंट नंबर 1 ये है कि तुमको सबसे पहले तो चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। देखो, मुझे पता है कि तुम्हारे पास बहुत सारे बुक्स के ऑप्शन है, तुम्हारे पास इनफिनाइट नंबर ऑफ बुक्स हैं, टीचर कुछ और बोलते हैं, एनसीईआरटी है, ये वो है, डीपीपी है, सब कुछ है। बट इन द एंड ऑफ द डे तुमको ये चीज ध्यान में रखना पड़ेगा कि तुम एक्चुअली किस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। अगर तुम उन क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर लो जो कि उन एग्जाम्स में ऑलरेडी आ चुका है तो तुमको पता चल जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। उसके अकॉर्डिंग फिर तुम अपने पूरे प्रिपरेशन को मॉडिफाई कर सकते हो, स्ट्रेटेजाइज कर सकते हो, प्लान कर सकते हो। और इसलिए मैं ये हाईली रिकमेंड करता हूं कि आप जब जिस चैप्टर को पढ़ रहे हो उस चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उसी टाइम बनाते हो तो आपको फायदा होता है। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि भैया मैं थ्योरी पढ़ के डायरेक्टली फिर पीवाईक्यू बना लूं। द आंसर इज नहीं। तुमको पीवाईक्यू को ऐसे ट्रीट करना है कि भाई वो तुम्हारा फाइनल एग्जाम हो रहा है। अगर मैंने अभी हैलो अल्केन्स, हैलो अरीन्स पढ़ा है तो मैं ये करूंगा कि थ्योरी पढ़ने के बाद सबसे पहले तो मैं कुछ एग्जाम्पल्स बनाऊंगा जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, जो मेरे बुक्स में दिए हुए हैं, जो टीचर ने कोचिंग में कराया था, जो मेरे रेफरेंस बुक में दिए हैं। एंड आफ्टर आई एम डन विद दोस एग्जांपल, सबसे पहले मैं डीपीपी और एनसीईआरटी बनाऊंगा। एक बार ये दोनों चीजें हो गई, उसके बाद किसी थर्ड बुक को बनाने से पहले, थर्ड बुक का एग्जांपल्स मैंने पहले बना लिया है, बट जो अनसॉल्व क्वेश्चंस है उसको बनाने से पहले अभी जाऊंगा मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो तुम्हारा थर्ड बुक है ना, जो तुम्हारा रेफरेंस बुक होगा, उसमें इनफिनाइट क्वेश्चंस है। उसको बनाने के चक्कर में कई बार ऐसा होता है कि इतने क्वेश्चंस है कि कोचिंग में टीचर नेक्स्ट चैप्टर में मूव ऑन कर जाते हैं एंड इससे पहले कि तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बना पाते तुम अगले चैप्टर को पढ़ना शुरू कर देते हो। तो ऐसे में सफर क्या करता है कि दुनिया भर का बुक बना लिया बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही नहीं बनाया। तो मैं तुमको ये रिकमेंड करता हूं, तुम पहले एनसीईआरटी, डीपीपी बना लो, साथ में कोचिंग का मटेरियल में अगर कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो सब बना लो एंड उसके बाद सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाओ एंड उसके बाद ही जब ये तीनों चीज हो जाए तब तुम जाके किसी रेफरेंस बुक का अनसॉल्व क्वेश्चंस करो। बट हाँ, थ्योरी के जस्ट बाद तुम रेफरेंस बुक के एग्जांपल्स को कर सकते हो। ये तुमको हमेशा कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करेंगे। एक और चीज ध्यान देना इस पॉइंट में, मैंने ये बोला कि तुमको थ्योरी पढ़ने के बाद डायरेक्टली जंप नहीं करना है क्वेश्चंस बनाने में, चाहे वो एनसीईआरटी का हो, डीपीपी का हो, कहीं का भी हो। तुमको सबसे पहले सॉल्व्ड एग्जांपल्स करने हैं। जब भी आप सॉल्व्ड एग्जांपल्स करते हो, सॉल्यूशन देख के करो, बिना देखे करो, जैसे भी करो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है उस टॉपिक को लेके। तो अगर आपका ये कंप्लेन है कि भैया मैंने थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ा है, सब कुछ कर लिया, क्लास भी कर लिया, बट तभी मेरे से क्वेश्चन नहीं बनता है, तो उसका यही सॉल्यूशन है कि आपको सॉल्व एग्जांपल करना है। आपको मैं 1000 बार बता चुका हूं, फिर से नहीं बताऊंगा। प्लीज सॉल्व एग्जांपल करना शुरू करो, उसके बाद ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना अनसॉल्व वाले। तो ये था पॉइंट नंबर 1। इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। कल दोपहर को मैं अनअकैडमी पे एक स्पेशल क्लास ले रहा हूं जहां पे तुम मेरे से 1-on-1 बात कर सकते हो, अपने सारे डाउट्स को मेरे से पूछ सकते हो कॉल की तरह। एंड मैं तुम्हारे सारे IIT JEE नीट रिलेटेड डाउट्स को क्लियर करने वाला हूं। लिंक डिस्क्रिप्शन में, यूज कोड NOVAFAM। सी यू टुमारो इन द आफ्टरनून। पॉइंट नंबर 2, अगर आप मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको एडवांस का भी पीवाईक्यू सॉल्व करना चाहिए। देखो, ये चीज एक बहुत ही अमेजिंग चीज है कि अगर आप बोर्ड के लिए एग्जाम में जाते हो ना तो आपको बोर्ड के एग्जाम में मेंस के क्वेश्चंस मिल जाएंगे एज इट इज, जो कि मेंस में पूछे हुए हैं एज इट इज उठा के वो बोर्ड्स में पूछ देते हैं। खास करके बोर्ड्स के मैथ्स के एग्जाम में ऐसा होता है। एंड सेम होता है मेंस में कि अगर आप मेंस का एग्जाम देने चाहते हो तो कई बारी जो एडवांस के बहुत हाई लेवल वाले नहीं, जो मॉडरेट लेवल वाले क्वेश्चंस होते हैं वो एज इट इज उठा के मेंस में देते हैं, कुछ वैल्यू चेंज करके। तो ये मैं तुमको हाईली रिकमेंड करूंगा कि वंस यू आर डन सॉल्विंग मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आप प्लीज एडवांस का भी पीवाईक्यू बनाइए, क्योंकि उससे क्वेश्चंस आपको मेंस में भी आ जाते हैं। आप बोलोगे यार भैया इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं एडवांस के, तो हाई लेवल के होते हैं, मैं सब बनाऊं क्या? नहीं, आपको सब क्वेश्चंस नहीं बनाना है क्योंकि सब क्वेश्चंस आने भी वाले नहीं है आपके मेंस में। आपको बनाना है सिंगल करेक्ट, इंटीजर टाइप, मेनली ये दोनों। इसके बाद टाइम बच जाता है, तब जाके आप मल्टी करेक्ट को ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा आपको मेंस के लिए बनाने की जरूरत नहीं है, एडवांस के लिए फिर अलग से बना लेना। पैराग्राफ वगैरह वाले बनाने की जरूरत नहीं है, उसमें बहुत दिमाग लगेगा एंड वो एडवांस के लिए ही ठीक है, वो मेंस में आ सकते हैं, बट अगर तुम्हारे पास टाइम है तो ही बनाना। तो ये एक चीज थी पॉइंट नंबर 2 कि आपको मेंस के लिए भी एडवांस के प्रीवियस ईयर पेपर्स बनाने हैं, सारे नहीं बट कुछ सेलेक्टिव। पॉइंट नंबर 3, यूज सुपर फास्ट मेथड टू रिवाइज द पीवाईक्यू। देखो, मैंने तुमको ये बताया कि तुमको चैप्टर वाइज पीवाईक्यू सॉल्व करना है, तो जब भी तुम चैप्टर वाइज पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो तुमको एक हैबिट डालनी है कि ऐसे सारे क्वेश्चंस जो कि तुमसे
एक बार में नहीं बने थे, जो कि तुमको लगता है कि बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस है, जिनको सॉल्व करने के लिए बहुत अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तुम उसको स्टार मार्क कर दोगे या सर्कल कर दोगे। अब जब नेक्स्ट टाइम तुम रिवीजन कर रहे होगे पीवाईक्यूज को, तो ये पॉसिबल ही नहीं है तुम्हारे लिए कि तुम सारे क्वेश्चंस को फिर से लगाओ। इट्स इम्पॉसिबल फॉर यू, राइट? बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो ऐसे केस में तुम सिर्फ उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हो वापस से जिनको कि तुमने स्टार मार्क कर रखा था। नाउ लिसन टू मी ध्यान से। मैंने क्या बोला? सुपर फास्ट टेक्निक। सुपर फास्ट टेक्निक ये है कि जब तुम उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने वापस से जाओगे ना, तो जरूरी नहीं कि तुम सबको फिर से सॉल्व करने के लिए बैठ जाओ। तुमको क्या करना है? पेन पेपर उठाना है एंड तुमको बस ऊपर ऊपर से सोल्यूशन लिखना है कि हाँ इसको ये करेंगे, इसको ये करेंगे, ये दिया हुआ, ये निकल जाएगा एंड ऐसे बन जाएगा। अब पीवाईक्यू के साथ अच्छी बात ये होती है कि हर पीवाईक्यू के साथ में उसका आंसर भी रहता है, तुमको सोल्यूशन लिखा हुआ रहता है। तुम आराम से अपने मेथड को मैच करके देख लो कि क्या उन्होंने भी ऐसे सॉल्व किया है। अगर उन्होंने ऐसे सॉल्व नहीं किया तो कैसे सॉल्व किया, क्या तुम दोनों का तरीका सही है, एंड अगर तरीका अलग है तो अपने तरीका से भी आंसर निकाल के देख लो। तो ऐसे केस में अगर तरीका सही है, तुमने भी सेम चीज क्या रखा है जो कि बुक के सोल्यूशन में हुआ है, तो ऑफ कोर्स आंसर सेम आएगा। तो तुमको कैलकुलेशन करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये जो पूरी चीज है वो तब करेंगे जब आपने एक्चुअली में पीवाईक्यू को 2-3 बार बना रखा है, एग्जाम नजदीक है, तुमको बस रिविजन करना है। तो ये चीज तुम्हारा टाइम सेव करने में हेल्प करेगा। बट अगर तुम पहली बार पीवाईक्यू को सॉल्व कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको हर एक क्वेश्चन को वैसे ही इज्जत देनी है जैसे कि आप एडवांस के पेपर को देने वाले हो। अच्छे से अटेम्प्ट करना एंड अच्छे से सॉल्व करना, प्रॉपर आंसर निकालना, उसको मैच करना, तो आगे बढ़ना। बट जब आप रिविजन कर रहे होते हो तो आप ऊपर ऊपर से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको टाइम सेव करना है, आपको बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ करने हैं। तो प्लीज इस टेक्निक को अपनाना, बट ये तब अपनाना जब तुमने पूरा पीवाईक्यू अच्छे से बना लिया होगा। पॉइंट नंबर 3, डू टाइम बाउंड प्रैक्टिस। जब भी तुम पीवाईक्यू को चैप्टर वाइज बना रहे होगे ना, तो एक तो ये तरीका हो सकता है कि हाँ भाई आराम से मेरे पास पूरा दिन है, बैठ के मैं बनाता रहूंगा, लेकिन तुमको ये चीज नहीं करना है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। तुमको मैंने क्या बोला कि तुमको अपना डीपीपी कोचिंग का मटेरियल बनाना है, एग्जाम्पल बनाना है, एनसीईआरटी बनाना है, उसके बाद तुमको डायरेक्टली पीवाईक्यू पे आना है। तो तुमको पीवाईक्यू को चैप्टर वाइज ही सही, बट ऐसे ट्रीट करना है कि वो तुम्हारा एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है। तो तुम टाइम लगाओगे, हाँ भाई इस चैप्टर से मेंस में जो है 30 क्वेश्चंस आए थे मान लेते हैं, अब 30 क्वेश्चंस के लिए मैं 60 मिनट्स ही दूंगा, इससे ज्यादा नहीं दूंगा, कम मिनट्स दो, 50 मिनट ही दूंगा, बट तुमको एग्जाम के तरीके से ही बनाना है। पहले तुमको सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं, तब जाके आंसर देखना है, मैच करना है, सोल्यूशन देखना है। ये नहीं कि एक क्वेश्चन बना रहे हैं सोल्यूशन देख रहे हैं, एक क्वेश्चन बना रहे हैं सोल्यूशन देख रहे हैं। ये वर्स्ट तरीका है पीवाईक्यू को बनाने का। इससे अच्छा है कि तुम मत बनाओ भाई, छोड़ दो, प्रिपरेशन छोड़ दो, कुछ नहीं हो सकता। प्लीज डिमोटिवेट नहीं कह रहा हूं, सच कह रहा हूं। अगर तुमको उसका बेस्ट आउटपुट चाहिए, पीवाईक्यू क्यों बना रहे हो? ताकि तुमको पता चले कि मेंस में तुमको कितना आता है, कितना नहीं आता, एग्जाम में फोड़ सको। तो तुमको अगर वो चाहिए तो तुमको उसके हिसाब से एक्ट भी करना पड़ेगा ना। उसका सही तरीका यही है कि आप सोल्यूशन आंसर मैच तभी करें जब आपने पूरा का पूरा उस चैप्टर का क्वेश्चन बना लिया हो। बीच में ये बंदरों वाली हरकत मत करना, ठीक है? एंड तब जब दिखे कि तुमसे हाँ ये क्वेश्चन नहीं बना था, उसको फिर से अटेम्प्ट करना एक बार। तभी भी ना बने, एक्स्ट्रा टाइम देने के बाद भी, तब जाके सोल्यूशन देखना अच्छे से, तब जाके सोल्यूशन को समझना, सोल्यूशन भी समझ में नहीं आया तब जाके थ्योरी पढ़ना, फिर कॉन्सेप्ट्स देखना, टीचर के लेक्चर देख लेना, तब वो अलग चीज है। बट पहले सब कुछ एक बार में अटेम्प्ट करेंगे ना। पॉइंट नंबर 5, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द वीडियो, सॉल्व पीवाईक्यू एज द रियल क्वेश्चन पेपर। ये तुमको तब करना है जब एग्जाम से तुम्हारा 1-1.5 महीना बचा हो, तुमने पूरा सिलेबस पूरा कर लिया हो, तुमने पीवाईक्यू को चैप्टर वाइज बना लिया हो। अब तुमको क्या करना है? तुमको मार्केट में जाना है, जिस भी कंपनी का ईयर वाइज पीवाईक्यू मिलता है कि हाँ 2017 का ये क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन फेस केमिस्ट्री में आज का अलग अलग करके दिया हुआ है, 2018 का या 2019 का ही है, तुमको वो एक पेपर एक साथ उठाना है एंड उसको टाइम बाउंड बैठ के क्वेश्चन पेपर की तरह सलीके से घर पे बैठ के सॉल्व करना है। नाउ वन मोर थिंग, तुम बोलोगे यार भैया बट मैंने उन सारे क्वेश्चंस को पहले बना लिया था जब मैंने चैप्टर वाइज किया था, तो क्या मजा सेम क्वेश्चन को दोबारा करने का? यहाँ पे तुमको मजा दिलाने के लिए नहीं किया जा रहा है, पहली चीज तो ये यहाँ पे इसलिए किया जा रहा है कि तुम एग्जाम टेम्परामेंट को समझो कि मेंस में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो तुमने पता है, तुमको मुझे पता है, बट टाइम के साथ उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं तुम इस चीज को समझो। तो मॉक टेस्ट तो देंगे ही जो रैंडम कोचिंग वाले निकालते हैं ऑल दैट, बट साथ में मेंस वाले भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे ऐसे ही बिल्कुल टाइम बाउंड टेस्ट की तरह, मॉक टेस्ट की तरह। ना एक चीज यहाँ पे कि नॉर्मली मैं तुमको ये रिकमेंड करता हूँ कि जब भी तुम मॉक टेस्ट देते हो ना, तो आप 3 घंटे के मॉक टेस्ट को 2.5 घंटे में फिनिश करने की कोशिश करो, ठीक है? हमेशा मैंने यही बोला है, मेंस के एग्जाम को जब एक्चुअल मेंस में जाओगे तो भी 2.5 घंटे में फिनिश करने की कोशिश करना, क्योंकि घर में जब आप टेस्ट देते हो तो आपको प्रेशर चाहिए होता है। एग्जाम में तो प्रेशर रहता ही है, बट घर में वो प्रेशर कहां से क्रिएट होगा? तो इसलिए उस प्रेशर को क्रिएट करने के लिए हम टाइम को कम कर देते हैं। लेकिन वो मैंने मॉक टेस्ट के लिए 2.5 घंटे बोले। जरा ध्यान दो इस बात को कि मॉक टेस्ट के केस में ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि आपने पहले नहीं बना रखे हैं, लेकिन जब तुम पीवाईक्यू को एज टेस्ट सॉल्व कर रहे हो पूरा का पूरा ईयर वाइज, तो उस केस में तुमने उन क्वेश्चंस को पहले भी सॉल्व कर रखा होता है जब तुम चैप्टर वाइज कर रहे होते हो, क्योंकि तुमको मैंने पॉइंट नंबर 1 ही बताया था कि तुमको चैप्टर वाइज पीवाईक्यू बनाना है। तो ऐसे केस में तुम्हारा जो टाइम होगा घर में लिमिट होगा उस पीवाईक्यू को चैप्टर वाइज सॉल्व करने के बाद। जब तुम अभी क्वेश्चन पेपर वाइज ईयर वाइज सॉल्व कर रहे हो तो तुम्हारा टाइम 1.5 से 2 घंटे होगा, क्योंकि तुमने उन क्वेश्चंस को पहले भी सॉल्व कर रखा है। अगर तुम 2 घंटे में उन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो जिसको तुमने ऑलरेडी पहले सॉल्व किया था, तो जस्ट इमेजिन तुम मेंस में एक्चुअल एग्जाम में नए
नए क्वेश्चंस को 2.5 घंटे 3 घंटे में कैसे खत्म करोगे? कॉमन सेंस लगाओ। तो इसीलिए उस प्रेशर को फील करने के लिए सेम क्वेश्चन को दोबारा बना रहे हो, उस चीज को ध्यान में रखते हुए तुमको घर पे PYQ जब तुम ईयर वाइज बनाओगे एग्जाम से 1-1.5 महीने पहले, तुमको उसको 1.5 या 2 घंटे में ही खत्म करना है। इस बात को याद रखना। तो पॉइंट 1 में जैसा मैंने बोला कि चैप्टर वाइज भी PYQ बनाएंगे एंड साथ में ईयर वाइज भी बनाएंगे, और ईयर वाइज में बिल्कुल वैसे ट्रीट करेंगे जैसे मॉक टेस्ट को करते हैं, और 1.5 से 2 घंटे में खत्म करेंगे। इससे पहले कि मैं इस वीडियो को खत्म करूं, मैं बस एक बात कहना चाहता हूं मेरे दोस्तों, वो ये है कि जो ये प्रिपरेशन का टाइम है, तुमको इन्फिनाइट लोग आएंगे, तुमको इन्फिनाइट बुक्स रिकमेंड करेंगे कि रस्निक हेलिडे पढ़ लो, आई रिडोव पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो। बट ट्रस्ट मी, सबसे पहले तुम 3 बेसिक चीजें पढ़ लो, NCERT, कोचिंग का मटेरियल, साथ में PYQ। ये 3 चीज हो जाती है, उसके बाद तुमको जो करना है करते रहो। अब ये 3 चीज होने का मतलब ये है कि तुमको इसमें एक-एक क्वेश्चन अच्छे से आना चाहिए कॉन्सेप्ट के साथ। ये नहीं कि बस एक बार कर लिया भूल गए। तुम 50 बुक को बहुत ही लीनियंट तरीके से पढ़ो, उससे अच्छा ये है कि तुम बस इन 3 चीजों को बहुत ही अच्छे से पढ़ लो, इतने अच्छे से कि तुम्हारा एक-एक क्वेश्चन पे बहुत ही अच्छे से कमांड होगा। और जो ये जो बच्चे हैं ना, जो तुम्हारे आसपास इन्फिनाइट नंबर ऑफ बुक्स लेके घूमते हैं, DC पांडे ये वो, उनको तुम आराम से NCERT के क्वेश्चन उठा के दे देना एंड देखना बहुत केसेस में वो नहीं बनेगा। आराम से उसको उठा के एक PYQ दे देना, देख लेना बहुत सारे केसेस में वो भी नहीं बनेगा। तो ट्रस्ट मी, ये मार्केट में बहुत सारा दिखावा में चलता है एंड वो क्योंकि वो भी डरे हुए हैं, उनकी भी कोई गलती नहीं है, उसको भी किसी ने रिकमेंड करा है। बट मेरा यहाँ एग्जिस्ट करने का, यहाँ बैठने का मतलब ही यही है कि तुमको मैं गाइड कर सकूं, तुम गलतियों को रिपीट ना करो जो कि मैंने करी थी, जो कि बहुत सारे बच्चे मेरे आसपास करते थे। तुम बनाओ इन्फिनाइट नंबर ऑफ बुक्स, तुमको रस्निक हेलिडे, आई रिडोव बनाना है बनाओ, अच्छे बुक्स है, नो डाउट तुमको एडवांस में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। बट द आइडिया इज कि तुमको उन सारे बुक्स को तब बनाना है जब तुमने अपना बेसिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया हो। तुमको लोग बोलेंगे यार इन सब बुक्स को पढ़ के एडवांस थोड़ी निकलेगा, हो सकता है ना निकले, बट अगर तुम इन सब बुक्स को नहीं बनाओगे तो तुमसे जो हाई लेवल वाले बुक्स है ना, जो रस्निक हेलिडे, आई रिडोव है, वो भी नहीं बनेंगे। तो पहले ABCD सीख लीजिए, तब ऐसे लिखिएगा, सिंपल सा हिसाब है। तो जो भी करना है पहले इन तीनों चीजों को कर लो, फिर आगे कुछ करना। यही मेरा बोनस टिप है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स है। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। बट इससे पहले कि तुम पढ़ने के लिए बैठो, तुम्हारा कोई भी प्रिपरेशन में डाउट आ रहा है जेईई के, कुछ भी डाउट, कुछ भी प्रॉब्लम, तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में जाके उस डाउट को पूछो। मैं डेफिनेटली उसके ऊपर एक पूरी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। इफ नॉट देन एक सवाल संडे करके मैंने एक सीरीज शुरू की है जहाँ पे मैं IT रिलेटेड सारे क्वेश्चन का आंसर करता हूँ, उसमें तुम्हारे क्वेश्चन को एड्रेस करूंगा। दिस इज इक्लिप्स नोवा साइनिंग ऑफ। जाते जाते कमेंट करके जरूर बताएंगे तुमको भी टेस्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं, क्या प्रिपरेशन चल रहा है, तुम्हारा टफेस्ट सब्जेक्ट तुमको कौन सा लगता है, टफेस्ट चैप्टर कौन सा लगता है। See you in the next video. Make sure to subscribe to the channel.